नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी रिसेंटली ये इंटरव्यू देते हैं अमेरिकन न्यूज आउटलेट ब्लूमबर्ग की रिपोर्टर को। नाउ ये इंटरव्यू एक यूएस न्यूज आउटलेट को क्यों दिया गया, ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। मगर इस इंटरव्यू में देखिए भारत के सीडीएस ने बड़ी बातें रिवील करी हैं। पहली बात तो इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फाइटर जेट्स हिट हुए थे। नाउ हिट होने के बाद वो गिरे थे या नहीं गिरे थे वी डोंट नो, बट देयर वर हिट्स। और जब इनसे पूछा गया कि भारत के कितने फाइटर जेट्स हिट हुए, तब इन्होंने डिटेल्स नहीं दिए कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन बात यह है कि भारत से इनिशियली स्टार्टिंग में जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, हमसे एक टैक्टिकल गलती हो गई थी और 2 दिन बाद उस गलती को हमने सुधारा और फिर हमने दिखाया 9 और 10 तारीख को फ्लॉलेस तरीके से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके हमने आराम से उनके एयर बेसिस पर बॉम्बिंग करी। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Answered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a Why? jet, at least one jet why? was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. अब यहाँ पर सीडीएस साहब ने ये बात तो कंफर्म करी है कि जी हमारे जो जेट्स है देवर डाउन। अब डाउन का मतलब भी कई लोग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइटर जेट को एक मिसाइल ने हिट किया, फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ। काफ़ी बार होता है कि फाइटर जेट हिट हुआ, उसके बाद वो लैंड कर लेता है और रिपेयर वर्क भी उसका हो जाता है। तो अब उसका मतलब क्या था, क्योंकि पायलट हमारा एक भी नई वीरगति को प्राप्त हुआ, ये बात तो काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड है। भारत ने एक भी पायलट लूज नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की साइड से आप अगर देखो, उन लोगों ने कंफर्म कर दिया है उनके बहुत सारे पायलट्स मारे गए हैं। हालांकि ये कहते हैं कि इनके जो एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं ये तब मरे थे जब भारत इनके एयर बेसिस को बॉम्ब कर रहा था। ये बात काफ़ी हद तक कंफर्म्ड है, यू कैन सी दैट। बट इंडिया के केस में अब यहाँ पे जब मैं ये इंटरव्यू देख रहा था ना, मेरे माइंड में एक सवाल आया कि अचानक से ये इंटरव्यू देना, वो भी एक अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट को, इसकी आवश्यकता क्या थी? और फिर मैं ऑनलाइन गया, मैंने कहा जो भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उनका भी सेम विचार ही था। फॉर एग्जांपल कंवल सिब्बल साहब भारत के वरिष्ठ डिप्लोमेट रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बहुत से देशों में। इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा ब्लूमबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भारत के बारे में नेगेटिव लिखते हैं, इनको इंटरव्यू देने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। The purpose of this interview was to pin down our CDS on loss of our aircraft so that the focus and the narrative remains on Pakistan's success and not on India hitting at the terrorist headquarters and major air bases inside Pakistan, exposing their ineffectiveness of their air defense system। ये बात ज़्यादातर इंडियंस यही कह रहे हैं। ये पूरा इंटरव्यू जो था इसमें जर्नलिस्ट का लग रहा था कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जी आतंकवाद को आपने कहाँ कहाँ हिट किया। उनको कोई मतलब नहीं था कि जी जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद, उसको कितना लॉस हुआ यहाँ पर और पाकिस्तान के एयर बेसिस को कितना लॉस हुआ। उसका मेन जो सेंट्रल क्वेश्चन था जिसको लेकर ब्लूमबर्ग ने बाद में पोस्ट भी करी है वो यही था कि जी भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका इंटरव्यू बिकेगा इसी बात को लेकर। तो यहाँ पे कई हमारे जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं सवाल पूछ रहे हैं, जब ब्लूमबर्ग इस माइंडसेट से आता है और आपको पता है कि वो ऐसा ही माइंडसेट लेकर सवाल पूछेंगे, तो ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू देने का मतलब व्हाट वाज द पॉइंट? व्हाई फॉल इनटू दिस वेस्टर्न मीडिया ट्रैप? ए बेटर आंसर माइट हैव बीन टू आस्क द जर्नलिस्ट टू टॉक इंस्टेड अबाउट द प्राइस वी मेड पाकिस्तान पे फॉर इट स्ट्रक विद टेरर। और ये बात जेन्युइनली फील हो रही है इस इंटरव्यू में ना, परहैप्स हम अपना जो नैरेटिव है और स्ट्रांगली रख सकते थे। और इसलिए मैं काफ़ी बार कहता हूँ ना, भारत नैरेटिव वॉरफेयर में पीछे रह जाता है। उसका एक रीज़न ये भी है, अभी रिसेंटली आप सब जानते हैं क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने एजरबैजान में जाकर ये बोल दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा अटैक किया कि हमको वापस रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गया, वो नकली सी फोटो ये आसिम मुनीर को गिफ्ट कर रहा था। कई पाकिस्तान के नैरेटिव बुरी तरीके से फेल हुए। अब अचानक से ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू दे देना, और यहाँ पे हमने ये भी नहीं कहा कि हमारे कितने फाइटर जेट्स
डाउन, अब ये डाउन वर्ड का मतलब जो भी आप निकाल लीजिए, कितने फाइटर जेट्स डाउन हुए हैं। अब इसको लेकर ब्लूमबर्ग ने जब ये पूछा कि पाकिस्तान तो कहता है कि जी भारत ने 6 एयरक्राफ्ट अपने खो दिए, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है, पाकिस्तानीज़ अपनी तरफ से नैरेटिव बोलने को फ्री है। वो कह देंगे अच्छा 6 नहीं थे, 5 थे, 4 थे, क्योंकि हम स्पेसिफिक आंसर यहाँ पर दे नहीं रहे कि एक्चुअली में कितने फाइटर जेट्स यहाँ पर लॉसेस यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि या तो इस इंटरव्यू में आप जाओ ही ना, ठीक है? या तो अगर आप जा रहे हो तो सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए था कि आप ये देखो कि सैटेलाइट इमेजेस कैसे दिखा रही है कि पाकिस्तान को कहाँ-कहाँ डैमेज हुआ है। व्हाई आर यू ऑब्सेस्ड कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हिस्ट्री में जाकर देखते हैं हम। 1971 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ। हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उस वक़्त भी बहुत सारे हमारे फाइटर जेट्स गिरे थे। भारत खुद ये बात एडमिट करता है कि हमारे 45 फाइटर जेट्स गिरे थे। पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, ये कम बताते हैं, इनके 94 गिरे थे। बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो हमने अकॉम्प्लिश किया। सिमिलरली मैं आपको लेके जाऊँ अगर कारगिल वॉर की तरफ। कारगिल वॉर के बारे में दुनिया मानती है कि भारत को विजय प्राप्त हुई थी। भारत ने पाकिस्तान से वापस कारगिल हाइट्स रिकैप्चर कर ली थी। और इस वॉर में भी आप अगर देखो तो हमारी एयर फोर्सेस को लॉस हुए हैं। इंडियन फिगर्स आप अगर देखो तो हमारा मिग 21 ये गिर गया था। हमारा एक हेलीकॉप्टर था मिग 17, मिग 27, ये 2 एयरक्राफ्ट हमने खोए थे कारगिल में। मगर क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कारगिल हार गए? नहीं, कारगिल हम जीते थे। हम कारगिल वॉर के बारे में आज के समय याद करते हैं, पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट होती है। वी प्राउडली रिमेंबर द कारगिल वॉर। मगर इस पर्टिकुलर केस में वेस्टर्न मीडिया की एक अजीब सी ऑब्सेशन है कि जी फाइटर जेट कितने गिरे थे। आप ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, क्या हमारे जो टारगेट्स थे हमने वो हिट किया नहीं किए। सो अगेन नैरेटिव की यहाँ पर वॉरफेयर है और उसमें वेस्टर्न मीडिया काफ़ी हद तक इंडिया के अगेंस्ट ही बात कर रहा है। जबकि मैंने देखा है कई अमेरिकन जो पॉडकास्टर्स हैं, कई अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो खुलकर सामने आए। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को आज के समय इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में खुल के आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। आतंकवादियों को हम डायरेक्टली मार रहे हैं। व्हाई आरंट यू सपोर्टिंग देम? सारे नैरेटिव बुनने के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए, क्लिक्स के लिए, क्योंकि इससे क्लिक ज्यादा आते हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं कि जी रफाइल गिर गया या कुछ हो गया। एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट होती है। पाकिस्तान के जो पायलट्स मारे गए हैं, जो अगेन पाकिस्तान कंफर्म कर चुका है, उसको लेकर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो वन इवन केयर्स, क्योंकि उनको पता है ये यहाँ पर नहीं मरते, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार देती। बट अभी जो ये इंटरव्यू हुआ है पूरा ब्लूमबर्ग में, इसमें मैं देख रहा था इसके रिएक्शन में सोशल मीडिया पे कई लोग आज के समय या तो ए.के. भारती साहब इनको याद कर रहे थे, आपको याद होगा। इन्होंने काफ़ी जवाब दिए थे रिगार्डिंग द एयरफोर्स इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर के इनिशियल पॉज पर। और कई लोग बिपिन रावत साहब को भी यहाँ पे आज के समय याद कर रहे हैं कि अगर वो होते वो जवाब देते बढ़िया सा यहाँ पर। बट एक बात आई थिंक हम लोग अब रियलाइज़ ये कर रहे हैं कि इनिशियली जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था ना, हमारा ऑब्जेक्टिव था नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी को हम डैमेज करें। हम लोगों ने सीधा सीधा पाकिस्तान का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको टारगेट किया था। उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे साथ कुछ डॉग फाइट वगैरह हमको एंगेज करने की कोशिश करी और उन लोगों ने भी अपनी साइड से ये मिसाइल्स वगैरह ये सब मारे होंगे। आई थिंक इंडिया वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इनिशियली। बाद में जब हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा ठीक है, अब मिलिट्री टू मिलिट्री बात हो रही है, तब हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया और आराम से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर बॉम्ब करके एक प्रॉपर सुप्रीमेसी घोषित करी है। बाकी हाँ, मैं अब ये मानूंगा आज के समय, सिंस अब ये सब बातें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, परहैप्स सीज फायर इंडिया थोड़ा सा और लेट कर सकता था। परहैप्स कराची में जो हम करने का सोच रहे थे वो कर लेते, कुछ और यहाँ पर पाकिस्तान को डैमेज पहुंचाते, उसके बाद सीज फायर करते। इट वुड हैव बीन अ बिट बेटर। खैर, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन अबाउट व्हाट द सीडीएस सेड। लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। देखिए, काफ़ी बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या करियर 247 के जरिए हमारी एक बैंकिंग जॉब लग सकती है, डायरेक्ट बैंकिंग जॉब एक्सिस बैंक में एज ए डेप्यूटी मैनेजर। देखिए, मैं आपको बता दूं, हर चीज़ वेरीफाई करिए, चाहे जो मैं भी बोल रहा हूं। आप अगर एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे खुद जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा, एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है
अड्डा 247 के साथ। करियर 247 अड्डा 247 की कंपनी है फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एंड स्किल बिल्डिंग। हमारा काम देखिए आज के समय यही है, भारत को स्किल बिल्डिंग के जरिए सक्षम बनाना और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देना। आप यहाँ पे देख पाओगे करियर 247 किस तरीके से आज के समय काम कर रहा है एक्सिस के साथ। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और अभी तो ये शुरुआत है, फ्यूचर में मैं आपको बता दूं, फेडरल बैंक में डेप्यूटी मैनेजर की जॉब, कोटक बैंक में जॉब्स, वेरियस बैंक्स के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और हम वेरियस प्रोग्राम्स के जरिए आपके लिए मौके लाएंगे कि आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूं, देखिए पहली जॉब स्टार्ट करना आसान होता नहीं है, काफी बार असमंजस होता है कि कहां से स्टार्ट करें, क्या करें। बट मैं आपको ये बता दूं, आई कैन प्राउडली से कि करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग, जी हाँ, वी एक्चुअली हैव एक करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग जो पुणे कैंपस में है। हम लोगों ने ऑलरेडी 65 प्लस सिलेक्शंस कर लिए हैं इन एक्सिस बैंक एज डेप्यूटी मैनेजर्स। इन लोगों का करियर शुरू हो चुका है, काफी अच्छी सैलरी ये लोग एंजॉय करेंगे और आने वाले समय में उम्मीद है कि इस तरीके से हजारों बच्चों को हम अपनी जॉब तक पहुंचाएंगे। और अभी भी आपके पास मौका है कि आप एक्सिस बैंक के अंडर एक डेप्यूटी मैनेजर बन सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं बैंकिंग में। हमारा पीबीआरएम बैच 3 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। आपको करना सिर्फ ये है, आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं इसके नीचे यहाँ पर जाओगे, आपको कमेंट में, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन द बैंकिंग सेक्टर। ये यहाँ पे लिंक होगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं और आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है और उसके बाद जो भी यहाँ पे फॉर्म है ये पूरा भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रोसेस क्या होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो देखिए आप एप्लीकेशन अपनी फिल करोगे। हाँ, इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये समझ लीजिए, 21 से लेकर 28 साल के अगर आप हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कई लोग हैं जो इससे यंग होते हैं, ओल्डर होते हैं, वो भी फॉर्म भर देते हैं। प्लीज मत भरिएगा, बिना बात पे आपका भी टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरिएगा। और साथ ही साथ एक रिक्वायरमेंट है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई एम सॉरी, एक रिक्वायरमेंट है, आपको 6 महीने का कहीं भी किसी भी सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस रिटर्न फॉर्म में आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि वर्बली कि हाँ मैंने वहाँ पे काम किया था। आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि आपने 6 महीने कहीं पे काम किया है। मुझे पता है आप में से कई लोग कहते हैं कि सर बिना वर्क एक्सपीरियंस वाला लेके आइए। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करियर 247 में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कई बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके ना इसी तरीके के प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए। कई बड़े बैंक्स हैं भारत में, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोशिश करेंगे लेके आए। हर बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तभी ये फॉर्म प्लीज फिल करिएगा। आपकी करियर 247 के काउंसलर से बात होगी, आपको एक इनिशियल पेमेंट करनी होगी 300 रुपए की। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आपकी टेस्ट की जाएगी। टेस्ट जनरली काफी इजी रहता है। उसके बाद देखिए करियर 247 जब चेक कर लेगा कि आप एलिजिबल हो, उसके बाद आपका एक सेकेंड इंटरव्यू राउंड होगा जो कंडक्ट करेगा एक्सिस बैंक और फिर फाइनल ऑफर लेटर एक्सिस बैंक द्वारा आपको सेंड किया जाएगा। और इस प्रोग्राम की देखिए आपको एक फीस भी भरनी होगी, 2 लाख रुपीस पर जीएसटी। मगर ये जो फीस है ये आप लोन के थ्रू भी भर सकते हैं और जो ऐसे आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा 3rd और 4th मंथ से ही, उससे ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और जो आपकी सैलरी होगी उसमें कुछ ही महीने में आप जो ये अमाउंट है प्रोग्राम का ये पे ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम के अंडर आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग भी करेगा एक्सिस बैंक। याद रखिएगा ये एक प्रॉपर प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि सीधा एक छोटा सा प्रोसेस कर दिया, एक एग्जाम दे दिया, डेप्यूटी बैंक मैनेजर बन गए। आपको 4 महीने ट्रेन करेगा एक्सिस बैंक। एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, एक आपका प्रॉपर तरीके से करियर स्टार्ट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम में। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।